चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी देखे थे और उसमें एयर रेजिस्टेंस के कारण टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम लोग देख लिए थे, है ना। थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। तो एयर रेजिस्टेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एयर रेजिस्टेंस के कारण टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, है ना। जैसे जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाता है तो टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू टाइम ऑफ एसेंट से ज़्यादा हो जाता है, यही ना। तो एक बार थोड़ा फिगर हम बना दें वही फिर से, देखो समझो। पार्टिकल को यहाँ से यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया था, तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर क्यों लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एयर रेजिस्टेंस ऐसे, मतलब जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो गया, जी प्लस ए आर, यही ना। और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ऐसे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता ही है ना। वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये बताओ कि इसमें जी इफेक्टिव जो होगा वह कितना होगा, जी माइनस ए आर, ये ना। क्लियर है। यहाँ पर हम टाइम डिस्कस किए थे, एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करने से टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम मैक्सिमम हाइट के टर्म में भी बताए थे और इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के भी टर्म में बता दिए थे। ये जो है वह मैक्सिमम हाइट है, ये है मैक्सिमम हाइट। तो एक बार लिख देते हैं, वहीं से रिकॉल कर लो थोड़ा सा। जैसे टाइम ऑफ एसेंट आपको बताए थे 2h बाई जी प्लस ए आर, और टाइम ऑफ डिसेंट कितना हुआ था, तो ये 2h बाई जी माइनस ए आर। ये प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे, है ना, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म में भी टाइम ऑफ एसेंट बताए थे आपको, बोलो कितना याद है तो बताओ। टाइम ऑफ एसेंट यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, तो u बाई जी प्लस ए आर, यही ना। और टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला बता दो, u बाई जी स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको बता चुके थे। तो याद रखना है, यह रेजिस्टेंस जब कंसिडर किया जाएगा तो इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। एक पॉइंट और नोट करके समझो, नोट करके हम लोग समझ लेते हैं। आपको समझाए थे प्रीवियस क्लास में कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, एयर रेजिस्टेंस नहीं रहता है, तो सेम लेवल पर अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाता है, सेम। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस आप कंसिडर कर लोगे ना, तो सेम लेवल पर स्पीड सेम नहीं होगा, सेम लेवल पर स्पीड सेम नहीं होगा। तो इस बात को लिख लो, लिखो हमारे साथ लिखो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर then at same level a speed not remain same। जब जैसे बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, तो जब वहीं पर आएगा सेम पोजीशन पर, तो जैसे मान लो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए 20 मीटर पर सेकेंड से, तो जब वह ग्राउंड पर आ जाएगा ना, तब उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, डिक्रीज कर जाता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आता है उसका स्पीड जो है वो कम हो जाता है, नॉट रिमेन सेम। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन in downward direction a speed is less than
अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको देख लो, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक पॉइंट आपको समझाए थे कि कितना स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे कि ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो। ठीक है, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना स्पीड से प्रोजेक्ट करने से मैक्सिमम हाइट पर जाता था। कुछ याद करो, 2gh हुआ करता था ना, याद होगा, प्रीवियस क्लास में सब डिस्कशन किए हैं। लेकिन यहाँ से देखो, जब अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब g के जगह पर g इफेक्टिव हो जाएगा, और g इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, g प्लस ए आर। तो g के जगह पर लिखना पड़ेगा हमें g प्लस ए आर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा v अप इज इक्वल टू √2g प्लस ए आर इंटू h। h इज द मैक्सिमम हाइट, है ना। अच्छा, एक रिलेशन और बताओ तुम लोग, जब यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता था तो एज हाइट बिलो आने पर स्पीड कितना हो जाता था, वो भी याद हो आपको? याद है या नहीं है? कितना होता था बताओ, √2gh। लेकिन इस बार तो g नहीं होगा, g के जगह पर कितना हो जाएगा, g माइनस ए आर इंटू एच। ये भी अप हो गया और ये भी डाउन हो गया। ये दोनों इक्वेशन से आप साफ साफ देख सकते हो कि भी डाउन का वैल्यू कम है भी अप से। कैसे कम है? क्योंकि इसका वैल्यू कम हो गया ना, इससे देख रहे हो ना, 2h इसका वैल्यू कम, तो इसका वैल्यू कम हो गया। तो फ्रॉम 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि भी डाउन का जो वैल्यू होगा वह भी अप से कम होगा। भी डाउन का जो वैल्यू होगा वह भी अप से क्या हो जाएगा, कम। अब ये दोनों में रिलेशन हमेशा पूछते रहता है, तो ये रिलेशन भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिवाइड करके निकाला जा सकता है रिलेशन को, तो हम डिवाइड करते हैं। देखो हो गया यहाँ तक, लिख लो आप जल्दी से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको डिवाइड करके हम एक रिलेशन लिखते हैं। ये रेजिस्टेंस वाला डायरेक्टली पूछता है, आप याद रखोगे सारे रिलेशन को। चलो ये दोनों को हम लोग रिलेट करें तो आपको भी अप दे देता है ना। जैसे कह देगा कि एयर रेजिस्टेंस है, अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर से प्रोजेक्ट कर दिए, अब उस सेम लेवल पर आएगा, बताओ कितने स्पीड से आएगा। मतलब भी डाउन आपसे पूछते रहता है जनरली। तो ऐसा करो कि फ्रॉम 2 डिवाइडेड 1 कर देते हैं, तो ये भी डी बाई भी अप जो हो जाएगा वह डिवाइड करके देखो कितना हो गया, भी डी मतलब ये हो जाएगा 2g माइनस ए आर, और ये एच हो गया, और ये हो जाएंगे 2g प्लस ए आर, और ये हो गया h। तो भी डी बाई भी अप जो हो जाएंगे वह अंडर रूट, दोनों को एक ही रूट में रखो, 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, g माइनस ए आर बाई जी प्लस ए आर, यही ना। तो ये बताओ भी डी जो मिलेगा वह भी अप अंडर रूट g माइनस ए आर बाई जी प्लस ए आर। क्लियर है यहाँ तक? आ रही बात समझ में? चलो तो एयर रेजिस्टेंस तो हम लोग कंसिडर कर लिए और देख लिए कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में क्या रिलेशन होगा और स्पीड में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो हम लोग देखें क्या कि टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा टाइम ऑफ एसेंट से, है ना। लेकिन यहाँ पर स्पीड में क्या रिलेशन देखें, सेम लेवल पर आने पर सेम स्पीड नहीं होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आता रहेगा तो उसका स्पीड कम होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोजेक्ट किए हो उसका स्पीड ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ये सब रिलेशन आपको याद रखना है डायरेक्टली, है ना। सब डायरेक्टली प्रॉब्लम में यूज होता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए।
तो एक रिलेशन और आपको बताते हैं, वो भी डायरेक्टली आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें कुछ पैटर्न का आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर देते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी है और आप इस रिजल्ट को याद भी रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे रहता है, कैसे रिलेट होगा वो सब समझाएंगे हम, लेकिन समझो पहले यहाँ क्वेश्चन। जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉल है, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो ग्राउंड पर आने में इसका टाइम t1 लगता है। कितना लगता है? ग्राउंड पर आने में टाइम लग रहा है t1। और अगर उसी बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तब ये t2 टाइम में ग्राउंड पर आ जाता है। कितने टाइम में आ जाता है? t2 टाइम में। और अगर इस बॉल को ड्रॉप कर देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा सिचुएशन, इसको ड्रॉप कर देते हैं तो ये t3 टाइम लेता है। तो कहता है कि t1, t2 और t3 में रिलेशन बताओ, है ना। तो फिगर में तो सब समझा दिए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देते हैं। लिख लो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1, t2 एंड t3। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर तीनों सिचुएशन को आप देखो और सोचो। ये तीनों सिचुएशन में एक चीज़ तो कांस्टेंट है यार। क्या कांस्टेंट है बताओ? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है कि नहीं है? या नहीं? डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? इनिशियल एंड फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सारे बॉल का इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है और फाइनल यहाँ है, तो ये तो सारे बॉल के लिए सेम हो गया ना। इसका मतलब सारे बॉल के लिए क्या सेम हो गए? डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। क्लियर है? तो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन जानते हैं। इक्वेशन आप जानते हो ना? क्या जानते हैं बताओ तो? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारे के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, तीनों सिचुएशन के लिए। क्या अप्लाई करते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? चलो, फॉर फर्स्ट बॉल हम लोग लिखते हैं। फॉर फर्स्ट बॉल साइन रखना है वेक्टर क्वांटिटी का, पहले ही आपको समझा दिया गया है। ये क्या है? एस डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट बॉल ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। बताओ डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इनिशियली यहाँ पर है, फाइनली यहाँ पर है, तो इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ ना। अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं? पॉजिटिव। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी होगा, वो क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर बताओ एस जो होगा फर्स्ट बॉल के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो जाहिर सी बात है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर -h लिख दिए। अच्छा, यू का साइन थोड़ा बता दो हमें। यू तो अपवर्ड डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड क्वांटिटी क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो यू हो गया, ये t1 टाइम हो गया। अच्छा, एसेलरेशन के नाम पर कौन है यहाँ पर? एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीनों बॉल में एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही तो लगेगा। किधर की ओर? डाउनवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप पॉजिटिव माने हो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिखेंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पर बताओ कितना लिखेंगे? -12g t1 स्क्वायर। क्लियर है? फर्स्ट बॉल के लिए हो गया। चलिए, सेकेंड बॉल के लिए यही फिर से इक्वेशन लिखते हैं। फॉर सेकेंड बॉल यहाँ पर है, यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पर फाइनल, यहाँ फिर से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर रख देते हैं -h। अच्छा, इसमें बताओ तो यू का साइन कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव। टाइम कितना ले रहा है? t2। सही है।
अच्छा, एसेलरेशन के नाम पर इसमें कौन है? एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव होंगे। हाफ जी T2 स्क्वायर, चलो इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अब थोड़ा थर्ड बॉल के लिए आप लिखो, फॉर थर्ड बॉल के लिए देखो, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर से एस क्या हो गया? नेगेटिव। यू इस बार कितना है? 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गए। अच्छा, एसेलरेशन, यहाँ भी एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डाउनवर्ड, क्या लिखेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। टाइम कितना लिया? T3, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, कैंसिल हो गया। एच का वैल्यू हो गया हाफ जी T3 का स्क्वायर। क्या निकालना है बताओ? रिलेशन ना, किस में? T1 T2 एंड T3 में। कुछ तो कैंसिल करना पड़ेगा, बताओ किसको कैंसिल करा दे? यू तो नहीं है ना, हमें तो T1 T2 और T3 में रिलेशन चाहिए, मतलब यू को हर एक हालत में हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? थोड़ा सोचो। ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से? T2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं T1 से, और लिखते हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो, तो अब मिटा देते हैं, और हमें कैलकुलेट करना है, तो इस पोर्शन को हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना है? T2 से। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1 इंटू T2 करके ऐड करेंगे हम 2 इंटू T1 करके। चलो, इसको इक्वेशन 1 को T2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? HT2, और यहाँ पर UT1 इंटू T2, बोलो होगा या नहीं होगा? और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस है ना, अरे माइनस तो है ही ना, हाफ जी T1 स्क्वायर इंटू T2। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करके देखो तुम, सही सही मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा? माइनस HT1। क्लियर है? इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस UT1 इंटू T2, इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस ही होगा ना, हाफ जी T2 स्क्वायर इंटू T1। कुछ तो समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, कैंसिल तो हो रहा है। ये और ये इक्वल है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये तो काम से गया, है ना? ये दोनों में कितना कॉमन आएगा बताओ? दोनों में कॉमन कितना होगा? ऐड कर रहे हैं ना, माइनस H कॉमन निकाल लें। हाँ, -1 निकाल लो, और ये T2 प्लस T1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये दोनों में देखो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस तो रहेगा। हाफ जी T1 T2 दोनों में है, तो कॉमन निकालो ना, हाफ जी T1 इंटू T2। बताओ जी, यहाँ पर कितना बच गया? T1, और यहाँ पर कितना बच गया? T2। गया माइनस से माइनस। और बताओ क्या कैंसिल हुआ? कुछ तो बताओ। A और A भी तो कैंसिल हुआ, ठीक है? अब बताओ कि यहाँ से H का वैल्यू कितना मिल गया तुम्हें? हाफ जी T1 इंटू T2, और ये इक्वेशन नंबर 4 कह दो। हो गया? अब हमें रिलेशन तो लगता है कि मिल गया। कौन कौन? 3 एंड 4 से। देखो, फ्रॉम 3 एंड 4 H का वैल्यू आप या तो इसका पुट कर दो यहाँ पर, या तो इसका पुट कर दो। इसी का वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, चलिए ना। फ्रॉम 3 एंड 4 H का वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, कितना हो गया? हाफ जी T3 स्क्वायर, ये हो गया हाफ जी T1 इंटू T2। ये तो कैंसिल हो गया। बताओ जी, T3 कितना हो गया? T3 स्क्वायर हो गया T1 इंटू T2। अच्छा, ये T3 का वैल्यू बताओ, √T1 इंटू T2। आई बात समझ में या फिर नहीं आई, ये भी समझाओ।
क्लियर है ना, याद रखना है इसको, डायरेक्टली यूज होगा। यहाँ तक हो गया। अब याद कैसे रखना है इस बात को समझ लो। जैसे टॉप ऑफ द टावर से एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए तो वह T1 टाइम में ग्राउंड पर आ जाता है। दूसरा बॉल को उतने ही स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए तो वह T2 टाइम में ग्राउंड पर आ गया। अगर एक बॉल है उसको रिलीज कर दिए, एक बॉल है उसे रिलीज कर दिए तो अगर T3 टाइम में आता है तो T3 का जो वैल्यू होगा वह √T1 इंटू T2 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इस पर क्वेश्चन कैसे रिलेट करेगा थोड़ा उस पर हम लोग सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इतना मिटा रहे हैं हम, हो गया होगा आपको। चलिए तो इसको एक क्वेश्चन में हम रिलेट कर देते हैं, आप समझो बढ़िया से। प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक बॉल को टॉप ऑफ द टावर से अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया गया तो 16 सेकेंड में ग्राउंड पर आ जाता है। लिखो, ए बॉल, मेरे साथ लिखो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड in upward direction from top of the tower then time taken to reach the ground is 16 seconds. When second ball projected from top of the tower in downward direction with same speed then time taken to reach the ground is 9 seconds. Then find the height of टावर का हाइट बताता है। क्लियर है? समझो क्या कहे हैं क्वेश्चन में, सॉल्यूशन समझ लो। जब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हैं तो ग्राउंड पर आने में 16 सेकेंड का टाइम ले रहा है। मतलब क्या दे दिया है बताओ तो, T1 दे दिया ना 16 सेकेंड। कह रहा है कि सेकेंड बॉल जब इसी हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है तो ये ग्राउंड तक आने में 9 सेकेंड का टाइम लेता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये बताओ कि अगर हम कोई बॉल को ड्रॉप कर दे, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये कितने टाइम में ग्राउंड पर आ जाएगा। तो अगर ये मालूम हो जाएगा तो हाइट बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो T3 तो आप जानते हो, T3 का रिलेशन कितना होता है, √T1 इंटू T2। T1 का वैल्यू हो गया 16, T2 का हो गया 9, तो 4 इंटू 3 हो गया 12 सेकेंड में ग्राउंड पर आ जाएगा। अब ग्राउंड पर आ जाएगा तो U0 है, तो यही वाला तो हाइट हमसे पूछ रहा था, ये वाला हाइट पूछ रहा है ना। कौन सा फार्मूला लगा दे, S इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख दें। डाउनवर्ड में सब बताया सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, तो यही एच चाहिए था। यू 0 हो गया, हाफ हो गया, जी का वैल्यू 10 हो गया, टाइम का वैल्यू देखो 12 का स्क्वायर, तो एच हो गया, ये कैंसिल कराओ, 5 इंटू 12 इंटू 12 144, बताओ कि कितना हुआ, 720 मीटर, ये ना 720 मीटर। तो इस तरह से यूज करते हैं, है ना। कुछ प्रॉब्लम और समझ लो इसमें। हो गया यहाँ तक, क्लियर है। चलिए मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, अब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर देते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर देते हैं, जिसके हेल्प से आपको प्रॉब्लम बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जितना आपको बोले हैं कि रिवाइज करके याद रखना है रिजल्ट को, वो याद ही रखना है ना। उसे डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा। कोई भी बुक बनाते हो, अब अच्छे तरीके से बनाना, सारे बुक बन जाएंगे, है ना। चाहे आप किसी भी मटेरियल का बात कर लो, स्टडी पैकेज का बात करो या कोई बुक का बात करो, सब में इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, यहाँ से पहले क्वेश्चन ही समझ लो। प्रॉब्लम में कह रहा है कि यहां से एक बॉल को ड्रॉप किए, ठीक है। मान लो ये टावर है, इसका हाइट h है, और ये लास्ट सेकेंड कितना होगा, डाउनवर्ड मोशन का लास्ट में 1 सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड में कह रहा है कि यह 9/25 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ टावर ट्रेवल कर लेता है। कौन सा सेकेंड में, लास्ट सेकेंड कितना होता है 1। तो कहता है हाइट ऑफ टावर बताओ, है ना। क्वेश्चन लिख लो, ए बॉल इज ड्रॉप from the top of tower in last second of downward motion, in last second of downward motion distance travel is 9/25 times of height of tower, then find height of टावर। फाइंड करना है टावर का हाइट। समझो, बताते हैं आपको। एक तो लास्ट सेकेंड का फार्मूला है, चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा इक्वेशन, है ना। उसे भी बना सकते हो, लेकिन और भी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। देखो समझो, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t, तो ये t टाइम में कितना हाइट नीचे आ जाएगा h, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना हो जाएगा। ये पूरा t है, ये 1 है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, t-1 सेकेंड हो जाएंगे ना, t-1 सेकेंड हो जाएंगे। अच्छा, ये t-1 सेकेंड में कितना हाइट ये बिलो आ जाएगा, थोड़ा देख लो इसको। यही तो आएगा, क्लियर ना। तो ये कितना लिखोगे ये बताओ। ये टोटल एच है और ये है 9/25 एच, तो
ए वाला कितना होगा, h माइनस 9/25h मतलब 16/25h होगा या नहीं होगा, क्लियर ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं, है ना। कौन सा फार्मूला चलेगा, डाउनवर्ड में तो सारे टर्म होते हैं क्या, पॉजिटिव ना, सब समझा चुके हैं आपको प्रीवियस क्लास में सब। हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे लिख दो, एस के जगह पर कितना रखना है, एच, यू हो गया 0, और टी के जगह पर तो देख ही रहे हो टी है, तो ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, एच का वैल्यू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, यही ना, क्लियर है। अब देखो समझो, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है, t माइनस 1, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा इसमें, 16/25h। तो फिर से अप्लाई कर देते हैं हम लोग, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसी को फिर से यूज करो, लेकिन इस बार यहाँ से यहाँ तक के लिए यूज करते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 16/25h, यू 0 हो गया, हाफ हो गया, जी हो गया, t माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो t निकल जाएगा, और t हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारा h निकल जाएगा, यही ना। सॉल्व करो, देखो फ्रॉम 1 and 2, ये हो गया 16/25 और h का वैल्यू रखो कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर रखो हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो स्क्वायर रूट दोनों साइड में करो, तो ये 4/5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा t, 4/5t, और यहाँ पर बताओ कितना हो गया, t माइनस 1। अरे यार स्क्वायर रूट कर रहे हैं यार, स्क्वायर रूट आता है ना, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, और 25 का 5, टी स्क्वायर का कितना होगा t, और t माइनस 1 का स्क्वायर रूट t माइनस 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे 1, चलो मल्टीप्लाई करो, 40 हो गया, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं 5t माइनस 5 हो गया, इसको इधर रखो, इसको इधर रखते हैं, तो इसको इधर रख दिए तो t हो गया, और इसको इधर रख दिए तो 5 हो गया, मतलब 5 सेकेंड में ग्राउंड पर आ जाएगा। तो ग्राउंड पर आ जाएगा, तो ये हाइट पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं इक्वेशन 1 में रख दो, तो फ्रॉम 1 अगर रख देंगे यहाँ पर, तो h इजकल टू हो गया हाफ, j का वैल्यू रख रहे हैं देखो 10, और टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, ये भी कैंसिल हो गया, तो 5 × 25 हो गया, बोलो कितना हो गया 125 मीटर इसका हाइट हो गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, मिटा दें। समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना, इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके रखना है। इसमें कह रहा है कि एक बैलून है, ये बैलून जो है अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइज कर रहा है। मान लो उसमें हाइड्रोजन गैस भर दी है ना, हल्का हो जाएगा, छोड़ोगे वो फिर से ऊपर की ओर उठने लगेगा, है ना। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेट एक्सेलरेशन मतलब जी डाउनवर्ड लग रहा है, उसको कंसिडर करते हुए, मतलब उसको ओवरकम करते हुए ऊपर की ओर कितने से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। और कहता है कि 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर इस बैलून में एक स्टोन चिपका हुआ है ऐसे, लेकिन 2 सेकेंड के बाद यह स्टोन जो है ना
वह सेपरेट हो गया है। कहता है कि बताओ इस स्टोन को ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, है ना। चलो क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। लिखो, ए बैलून स्टार्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन with acceleration 10 meter per second square. After 2 seconds, a stone is dropped from balloon. Find time taken by a stone to reach the ground. ग्राउंड पर रीच करने में कितना टाइम लगेगा। एक बात समझो, एक दो पॉइंट समझना पड़ेगा आपको इसके लिए। जैसे देखो, किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी जो मिलता है ना, वह इनर्शिया के कारण मिलता है। जैसे समझो, हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम तो बैठे हुए हैं चुपचाप ट्रेन में, तो ट्रेन का जितना स्पीड है उतना ही स्पीड तो हमें भी हमें भी मिल जाता है। तो ये तो इनर्शिया के कारण मिल रहा है ना। अच्छा, अगर हम ट्रेन से नीचे जंप करें, जैसे मान लो ट्रेन ऐसे जा रही है और हम सीधा ऐसे जंप करके, तो क्या होगा बताओ, क्या हालत होगा। सीधा ऐसे जंप करोगे तो आगे की ओर गिर जाते हैं ना। क्यों गिरते हैं बताओ पहले। क्योंकि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे बॉडी का जो वेलोसिटी मिला है इस डायरेक्शन में मिल गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब हम एक क्रॉस जंप कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हमारे बॉडी का वेलोसिटी मिला हुआ है। ये किसके कारण मिला हुआ है? ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया, जिसके कारण हम ऐसे जंप किए, हमारा बॉडी इधर की ओर जा रहा था, हम गिर जाते हैं। क्लियर है? इसीलिए जब भी ट्रेन से जंप करना है ना, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जंप करके थोड़े दूर दौड़ना चाहिए। तब जा करके आप उसके इनर्शिया प्रॉपर्टी जो आपका था उसको मेंटेन करके रखोगे और फिर वह धीरे धीरे वायनिश हो जाएगा। क्लियर ना? कहने का मतलब यही है हमारा कि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी जो मिलेंगे वह ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया मिलेगा, मिलेगा, है ना। तो चलो अब समझते हैं। हाँ, एक बात और समझ करके रखो, एक्सेलरेशन जो मिलता है ना वह ड्यू टू फोर्स, जो फोर्स लगाएगा उसी के क्रॉसपॉन्डिंग एक्सेलरेशन डेवलप करता है। जो फोर्स लगाएगा उसी के क्रॉसपॉन्डिंग एक्सेलरेशन डेवलप करेगा। चलो अब यहाँ पर आते हैं। प्रॉब्लम में कह रहा है कि इसमें एक स्टोन चिपका हुआ बैलून में, बैलून उड़ रहा है ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 2 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना है? 2 सेकेंड के बाद इस बैलून से एक स्टोन ड्रॉप होता है। तो ये बताओ कि 2 सेकेंड में इस बैलून का कुछ ना कुछ तो स्पीड अटेन करेगा ना। कितना स्पीड अटेन करेगा ये बताओ। ये वाला फार्मूला लगा दें। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसलिए अप्लाई होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना? 10। टाइम कितना? 2। तो 2 सेकेंड पर स्पीड कितना होगा जी उसको? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब ये बताओ कि जब यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और यह स्टोन ड्रॉप होगा, तो ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया इस स्टोन को भी तो स्पीड इसी डायरेक्शन में मिलेगा।
जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा था उसी डायरेक्शन में मिल रहा था ना, उसी तरह से जिस डायरेक्शन में बैलून जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्टोन का वेलोसिटी मिलेगा। तो स्टोन का वेलोसिटी कितना मिल जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये स्टोन का मोशन कैसा होगा। यहाँ से जो 20 मीटर पर सेकेंड मिला है यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर धीरे से ग्राउंड पर आ जाएगा। अब बताओ इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बोलो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इनिशियल एंड फाइनल का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इनिशियल एंड फाइनल का शॉर्टेज डिस्टेंस तो हमारा यही हो जाएगा। तो अगर ये निकल जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन टी जो होता है वो टोटल टाइम होता है। चाहे जैसे जा कर के आ गए डिस्प्लेसमेंट है तो टोटल टाइम मिलेगा उसमें। क्लियर है। तो ऐसा करो ना कि तुम मालूम कर लो कि ये वाला कितना डिस्टेंस है। तो ये तो 2 सेकेंड में ट्रेवल किया था ना, तो 2 सेकेंड में ये फार्मूला लगाओ, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0, एक्सेलरेशन कितना 10 टाइम 2 का स्क्वायर ना, हाँ कैंसिल हो गया, मतलब 20 मीटर ये वाला है। ये वाला डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। अब देखो कह रहा है कि स्टोन को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। जब ये बैलून से सेपरेट हुआ स्टोन तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने लगा, किधर की ओर, डाउनवर्ड। क्यों, अब तो बैलून के साथ नहीं ना है, अब तो ये सेपरेट हो गया। अब उस पर फोर्स कौन लगाएगा, अर्थ। तो जब अर्थ लगाएगा तो अर्थ के फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग एक्सेलरेशन डेवलप होगा, और अर्थ जो फोर्स लगाता है उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होता है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्लियर है। चलिए तो अब बताओ कि कौन सा फार्मूला लगा दे कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकल जाए। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो हमें मालूम हो गया, इनिशियल स्पीड भी मालूम है, एक्सेलरेशन भी मालूम है। अब तो समझ में आ गया होगा कौन सा फार्मूला लगेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। वैल्यू पुट करते हैं। बताओ एस कितना रखोगे, प्लस या माइनस, माइनस ना। क्यों, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया -20। यू बता दो कितना हो गया, तो वह हो गया 20 इंटू टी। अच्छा एक्सेलरेशन के नाम पर कौन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हाफ हो गया, जी हो गया, टी का स्क्वायर हो गया, एक कैंसिल एक कैंसिल एक कैंसिल हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से सभी में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा -4, ये हो गया 40 माइनस टी स्क्वायर। सबको एक साइड में रखते हैं, टी स्क्वायर -40 -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको आता है ना, क्या होता है बताओ तू। थोड़ा साइड में लिखता हूँ मैं, देखो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अप्लाइड मैथमेटिक्स में सब बताया हुआ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया हुआ है, उसका एप्लीकेशन बताया हुआ है, डिटेल से किए हुए हैं। देखो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ बताओ कितना है, ए के जगह पर कितना है बताओ 1। लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट बी होता है, लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है -4। कांस्टेंट टर्म सी होता है, तो सी के जगह पर बताओ कितना है -4। तो बताओ तो एक्स के लिए कितना सॉल्व करते हो, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। चलो इसमें रख देते हैं और हमें t का वैल्यू मिल जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो ये मिटा देते हैं हम, चलो मिटा रहे हैं। टी के लिए सॉल्व करना है, तो टी हो गया -b। देखो वहाँ से फार्मूला साफ साफ लिख दिए, -b का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है -4 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस, यहाँ बताओ ये 16 और ये भी बताओ माइनस माइनस प्लस 16 हो गया बाई 2 हो गया। टाइम तो नेगेटिव नहीं होता है ना, तो नेगेटिव वाले नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले कंसिडर करेंगे। तो 4 प्लस हो जाएगा ये 16 और ये भी 16 32 हो गया। तो 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 का रूट 4 और ये रूट 2 बाई कितना 2। चलो डिवाइड करते हैं, 2 प्लस 2 रूट 2 इतना हो गया सेकेंड। आई बात समझ में? तो एक बात दिमाग में रखना है कि किसी पार्टिकल का स्पीड जो मिलता है वह ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया मिलता है, लेकिन एक्सेलरेशन जो मिलता है वह ड्यू टू फोर्स निकलता है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट में बता दे रहे हैं, है ना। इसके बाद हम बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, है ना। चलो लास्ट एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, समझो। क्वेश्चन का बहुत सारा इसमें है, लेकिन लगभग वेरिएशन हम आपको बता दिए हैं, है ना। बाकी जो है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगा, बनाना उसको बन जाएगा सब क्वेश्चन। चलिए समझिए, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक होता है ना वाटर ड्रॉप वाला होता है, ड्रॉप देखते हो, नल से पानी कसती है नल को, तब पर भी पानी बूंद बूंद करके गिरते रहता है, वो वाला एक प्रॉब्लम होता है। तो समझो यहाँ से, फाइव मीटर हाइट से यहाँ से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वाटर ड्रॉप फॉल कर रहा है। जब फर्स्ट वाला ड्रॉप ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, उस समय थर्ड वाला ड्रॉप जस्ट रिलीज हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि बताओ सेकेंड ड्रॉप का पोजीशन ग्राउंड से कहाँ पर होगा। सेकेंड ड्रॉप का पोजीशन ग्राउंड से कहाँ पर होगा। फिर से सुनो, यहाँ ड्रॉप जो है रेगुलर इंटरवल टाइम में गिर रहा है। जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को स्ट्राइक किया, उस समय थर्ड ड्रॉप जो है वो जस्ट रिलीज हो रहा है। तो ये बताओ सेकेंड ड्रॉप का पोजीशन ग्राउंड से कितना होगा, है ना। लिख लो एक बार क्वेश्चन, लिख लो इसको, लिखो वाटर ड्रॉप फॉल इन regular interval of time, regular interval of time when first drop just strike the ground, just strike the ground. At that moment third drop just fall. Then find the position of second drop फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। चलो मान लो टी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, उसमें ये ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ से आने तक टी और यहाँ से आने तक भी टी, मतलब 2t टाइम में ये कितना मीटर ड्रॉप कर जा रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस ड्रॉप कर जा रहा है, यही ना। ड्रॉप कर रहा है मतलब इसका इनिशियल स्पीड कितना होगा 0। तो बताओ h इज इक्वल टू क्या लिख देंगे,
यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, डाउनवर्ड में सभी टर्म पॉजिटिव। एच का वैल्यू कितना रख दे 5, 0 हो गया, हाफ जी का वैल्यू 10, टाइम कितना हो गया 2t का स्क्वायर, यही ना। तो 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 40 स्क्वायर हो गया, कैंसिल करा दो तो टी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1/4, टी का वैल्यू हो गया 1/2 सेकेंड, ये ना। अब ये बताओ कि 1/2 सेकेंड में ये जो है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, टी का मतलब 1/2। तो ए वाला अगर निकाल लेते हो तो ए वाला हाइट तो मालूम हो जाएगा ना तुम्हें। तो h1 निकालने के लिए हमें फिर से यही फार्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ भी u0 हो जाएगा, हाफ हो गया, g हो गया, टाइम 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताओ कितना हो गया 5/4 मीटर, यही ना। तो ये बताओ h0 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो डायग्राम से आप देख रहे हो h0 का जो वैल्यू हो जाएगा वह 5 माइनस h1 होगा। 5 माइनस 5/4 हो गया, एलसीएम कर लिए 4, 20 माइनस 5 15/4 कितना हुआ जी 3.75 मीटर। आई बात समझ में। तो चलिए प्रॉब्लम इसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। तो आज इतना ही, ठीक है, चलिए।